एक तरह से आप ये बोल सकते हो डेप्रिसिएशन इसी का पार्ट था। चैप्टर है बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, बीएनपी, ठीक है। तो फर्स्ट अब सुनो, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनमें फर्क क्या क्या है, ठीक है। बिजनेस एंड प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या क्या है। देखो, अगर बिजनेस की बात की जाए, पहला अगर मैं बिजनेस को समझाऊं तो देखो, अगर मैं पहले बिजनेस को समझाता हूँ कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस और कुछ नहीं है, एक सिंपल आप लोग ये मान सकते हो, सेल परचेज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। सेल परचेज ट्रेड कॉमर्स ऑफ एनी गुड्स कमोडिटी थिंग्स, ठीक है। तो इन सब की चीज जो आप सेल परचेज ट्रेड कॉमर्स करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब बिजनेस में मेनली क्या होता है, सेल परचेज होता है किसका, गुड्स का, कमोडिटीज का, थिंग्स का। मतलब आप अगर किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो वो चीज दिख रही होती है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। उन चीजों को क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप उस चीज को खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट का पैकेट ही ले लो। अगर आप बिस्किट का पैकेट बेच रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस, वो क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई गुड्स है। तो जहां पे कोई गुड्स है, कमोडिटी है, कमोडिटी का मतलब क्या हो गया, मतलब जो होती है ना ये अपने क्रूड ऑयल वगैरह ये सब चीजें जो होती है वो कमोडिटीज में आती है। क्रूड ऑयल ले लो, ठीक है। इसके बाद में गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटीज में आती है एक्चुअली, ठीक है, ये गुड्स में नहीं होते हैं, कमोडिटीज में आ गई। या कोई भी थिंग, ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, वास्तविक अस्तित्व है, तो अगर उसको सेल परचेज ट्रेड कॉमर्स ऐसा कुछ व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया कर रहे हो तो वो सब चीजें किसमें जाती है, बिजनेस के अंदर। आ रहा समझ में, ठीक है। तो फिर भाई प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों चैप्टर एक साथ है, क्योंकि मतलब यहाँ तो बोल रहा हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्रोफेशन का मतलब होता है आप कुछ बेच नहीं रहे हो, आपके सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप केवल और केवल उस चीज के लिए सर्विस दे रहे हो, मतलब आप अपनी एबिलिटी के बेस पर अर्न कर रहे हो, ठीक है। मतलब अर्न्स थ्रू फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, शारीरिक या मानसिक क्षमता के आधार पर जो आप अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, अब डॉक्टर दोनों तरफ आ जाता है, प्रोफेशन में भी आ सकता है और बिजनेस में भी आ सकता है। कैसे, अगर एक डॉक्टर केवल कंसल्ट कर रहा है, आप गए, क्या मेरे को सर्दी जुकाम हो रखा है, खांसी हो रखी है, उसने इंस्पेक्शन किया
और मेडिसिन लिख के दे दिया आपको, तो वो तो क्या हुआ, प्रोफेशन। आप किसी डॉक्टर के यहाँ पे गए, आपने बोला भाई सर्दी जुकाम हो रखा है, और वो अपने आप से दवाएं दे रहा है, जैसे होम्योपैथिक हो गए। होम्योपैथिक वाले क्या करते हैं, खुद ही खुद से मेडिसिन देते हैं, तो वो किस में चले गया, प्रोफेशन में भी चले गया और बिजनेस में भी चले गया। होम्योपैथिक मेडिसिन वाले क्या करते हैं, आप गए, इंस्पेक्शन किया, चेक करने के बाद वो आपको क्या करेंगे, मेडिसिन दे देंगे, तो वो बिजनेस में भी काउंट हो गए और प्रोफेशन में भी, तो दोनों जगह काउंट हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों। बाकी अगर कोई जैसे नॉर्मल डॉक्टर है, ठीक है, आप वहां गए तो वो क्या करेगा, आपका केवल इंस्पेक्शन करेगा और कंसल्ट करके आपको वापस मेडिसिन लिख के भेज देगा, आपका चाहे ना चलो, तो वो तो क्या हो गया, प्रोफेशन। एक लॉयर के पास गए, तो लॉयर क्या करेगा, आपका केस लड़ लेगा, बस कोई चीज आप खरीद सकते हो क्या उससे, आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते, बस वो आपकी जगह काम कर रहा है केवल। तो जो इंसान अपनी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेस पर रन कर रहा है, शारीरिक या मानसिक क्षमता के आधार पर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। आई बात समझ में, बिजनेस में समझ में आ गया, जहां पे सेल परचेज हो रही है वो क्या हुआ, बिजनेस, और जहां पे केवल फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेस पर रन कर रहा है वो क्या हो गया, प्रोफेशन। इज इट क्लियर। अब इनकी इनकम कैसे करते हो, वैसे तो ये चैप्टर बहुत मतलब ये मान लो ना ओवर लेंथी चैप्टर है, मतलब इवन दो देखा जाए तो सैलरी से बड़ा चैप्टर ये है, पर इसको मैंने जहां तक पॉसिबल हो समराइज कर दिया। समराइज मतलब हमारे काम की चीजों को अलग से निकाल दिया, भाई कितना पॉइंट किस सेक्शन में से कितने कितने पॉइंट क्या क्या हमारे काम में आ सकते हैं या आते हैं, हमने उनकी एक समरी बना ली, जिससे क्या कि ये ओवर लेंथी नहीं लगता है। मतलब मैं अगर फालतू में क्या अपनी ज्ञान बताने जाऊँ कि देखो मेरे को इतना आता है, तुम हर सेक्शन लिख लेके भाई सेक्शन नंबर 35 में ये होता है, सेक्शन नंबर 35 एडी में ये होता है, इस बार में 36 में ये होता है, 36 में 1 2 3, इस तरह से लिखाना कुछ भी नहीं है, पर वो ना बेसिकली किसी को लर्न नहीं हो पाते फिर, मतलब वो ऐसा होता है कि एक एक सेक्शन लर्न करना बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और सेक्शन सुन सुन के जहाँ जरूरत होती है, जैसे 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन है, वो याद करना जरूरी होता है। बाकी जहाँ पे सेक्शन लर्न करना कंपल्सरी नहीं है, वहां आप उस पॉइंट को ढंग से समझ लो, बस वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग जो समझते हो और एक्चुअल में जो होता है वो बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएनपी, ठीक है, बीएनपी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके दो पोर्शन हैं। पहला इफ P&L और कैश बुक इज गिवन, अगर आपको P&L और कैश बुक गिवन है तो फिर इनकम किस तरह से कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मेट हो जाएगा, जो जो इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड इनकम है वो ले लो, उसी तरह से जो जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलाउड एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो, फिर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे ना कि रटेंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट में 4 पॉइंट लिखा दूं कि भाई ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, अंडर वैल्यूएशन ऐड होता है, ये रटने वाला पॉइंट नहीं है, ये आप समझ के कर सकते हो, तो हम इसको समझ के करेंगे ना कि रट रहे, इसलिए मैंने केवल यहाँ वर्ड लिखा है स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो क्या इसको रट सकते हैं,
मैं लिखा दूंगा यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, अंडर वैल्यूएशन क्या होगा ऐड। पर ऐसा लिखने से रटने से क्या फायदा। ठीक है चलो ये बात समझ में आती है। अलाउड इनकम अलाउड एक्सपेंसिव, हाँ जो एज पर रूल्स इनकम अलाउड है, इनकम टैक्स वाले जिसको अलाउड कर रहे हैं वो इनकम ले सकते हैं हम लोग, दूसरी इनकम कैसे लोगे आप लोग। उसी तरह से जो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो एक्सपेंसेस अलाउड कर रही है वही लेस कर सकते हो, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अब मैं बोल रहा हूँ रूल्स में ही नहीं एक्सपेंसेस लेस करना, तो आप लेस कर ही नहीं पाओगे उसको। तो वो दो बातें हो गई, और ये आ जाएगी आपकी। पर ये फॉर्मेट तो कब लगेगा जब पीएनएल कैश बुक दे रखे हो। आपके 14 क्वेश्चन है, 14 में से 11 में दे रखा है, 3 में नहीं दे रखा है, तो वहां पे फॉर्मेट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएमपी। if P&L and cash book not given। आपकी बुक में एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ जगह पे यही फॉर्मेट काम में लिया है, इवन दो P&L दे रखा है तो भी। मैं इसको अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग फॉर्मेट है, याद रखने में इन सब में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है इसलिए मैंने दो फॉर्मेट बनवा दिए आपको, एक तो ये जो P&L, क्योंकि बुक में जो है ना एक ही फॉर्मेट मोस्ट ऑफ जगह पे फॉलो किया है वो ये वाला। मतलब ऐसी बात नहीं कि एक ही फॉर्मेट फॉलो किया है, मतलब ऐसा तो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कैश बुक दे रखी है तो ये वाला फॉर्मेट ही फॉलो करना पड़ेगा। जब P&L दे रखा हो ना तब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि या तो ये वाला या ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। कैश बुक में तो कंपल्सरीली ये वाला फॉर्मेट ही अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हमारे मन से कुछ चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई एक याद रखने से सारा काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कंपल्सरी आपको दोनों याद रखने ही पड़ेंगे, बस कौन सा कब काम में लेना वो चीज मैटर करती है। तो भाई P&L कैश बुक दे रहा है तो शॉर्ट फॉर्मेट 3 लाइन का है, अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, बात खत्म। पर वहीं पे अगर P&L नहीं गिवन है तो सिंपल, सबसे पहले जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है वो उसमें ऐड करो disallowed expenses चार्ज इन P&L। जो ऐसे disallowed expenses जो आपने P&L में लेस कर दिए हैं, तो लेस कर दिए तो वापस से क्या करेंगे ऐड। भाई कोई डिसअलाउड चीज है तो उसका ध्यान कब रखोगे जब वो अलाउड हो चुकी होगी गलती से। तो अगर आपने P&L में कोई ऐसा एक्सपेंसेस लेस कर दिया है जो डिसअलाउड था तो उसको वापस से क्या कर देंगे ऐड। ठीक है फिर disallowed income added। कोई डिसअलाउड इनकम है जो P&L में आपने गलती से ऐड कर दी थी, पर वो क्या है डिसअलाउड है, तो उसको वापस से क्या करेंगे कंपल्सरी लेस। ठीक है फिर लेस अलाउड एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक चार्ज नहीं किए, मतलब अलाउड तो थे लेस करने थे। इनकम टैक्स वाला आप बोल रहे आपको लेस कर दो, पर आपकी नॉलेज में नहीं था, आपने लेस नहीं किया या भूल गए, तो उसको क्या करेंगे अब लेस कर देंगे। और उसी तरह से अलाउड इनकम नॉट येट एडेड, मतलब तो उनको ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे उसको। तो देखो disallowed expenses add, disallowed income less, allowed expenses less और allowed income add, और वही फाइनली
स्टॉक एडजस्टमेंट, और ये आ जाएगी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो दो फॉर्मेट हो गए आपके पास में। पहला शॉर्ट फॉर्मेट है, P&L दे रखा है सिंपल सा, अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, फिर स्टॉक एडजस्टमेंट अगर कुछ है तो कर दो, ये आपकी इनकम आ गई। दूसरा अगर P&L नहीं गिवन है तो प्रॉफिट एज पर गिवन, जो भी आपको गिवन है वो, उसमें ऐड कर दो डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो आपने P&L से चार्ज कर दिए हैं और डिसअलाउड इनकम जो आपने P&L में ऐड कर दी है। फिर लेस करो अलाउड एक्सपेंस, ऐसे अलाउड एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने लेस नहीं किए, जो लेस कर दिए उनको वापस लेस करोगे क्या? कोई भी एक्सपेंस एक बार लेस होगा ना, तो ऐसे अलाउड एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक लेस नहीं, मतलब P&L में चार्ज नहीं किए हैं, वो आ जाएंगे। और उसी तरह से ऐसी अलाउड इनकम जो अभी तक आपने ऐड नहीं की वो आ जाएगी। और आपकी स्टॉक एडजस्टमेंट तो है ही है, और ये आ जाएगी आपके इनकम। चलो, तो अब जैसे कि देखा जाए, अगर BNP की बात करूं तो जो चीजें हैं सेक्शन वाइज, मैंने वो सारे सेक्शन कवर किए हैं, बट इजी वे के अंदर। मतलब ऐसी बात नहीं कि हमने एक भी पॉइंट छोड़ा हो, अगर आप बुक से मैच करोगे एक एक पॉइंट को तो हमने एक एक पॉइंट कवर किया हुआ है, पर हमारे इजी लैंग्वेज के अंदर, ना कि ऐसी कि मैं आपको केवल टेक्स्ट की लैंग्वेज लिखा दूं जो केवल कंफ्यूजन क्रिएट करती है, समझ में नहीं आती है। तो हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं हमारे, मैं नाम डिसअलाउड एक्सपेंस से लिख रहा हूं, पर हम लोग उनकी पूरी डिटेल कवर करेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस कि भाई कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, एक क्लास में फिनिश नहीं हो पाएगा ये सारे पॉइंट्स, तो हम लोग जितना कवर कर सकते हैं इस क्लास में वो देख रहे हैं। ठीक है, नेम इन डिटेल। ठीक है, डिटेल इसलिए कि उसमें क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड, इस तरह से। जो सबसे कॉमन एक्सपेंसेस हैं डिसअलाउड के अंदर, जो हर क्वेश्चन में आएगा आपके, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होगा? एक एम्प्लॉयर है, सॉरी एक बंदा है, समझना। एक एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज को मैं। एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, खुद ही खुद को पे कर रहा है सैलरी। खुद ही खुद को क्या पे कर रहा है? सैलरी। अब अगर खुद ही खुद को सैलरी पे कर रहा है ये बंदा, भाई मिस्टर ए है यहाँ पे, जो खुद ही खुद को सैलरी दे रहा है। अब समझना, अब होगा क्या एक्चुअली, अगर मैं इसको अलाउड मानता हूँ, खुद ही खुद को, एक मतलब होता ना, आपने 11 12 पढ़ा होगा रेम्यूनरेशन जैसे कुछ, ठीक है। तो ये बंदा काम कर रहा है, खुद ही खुद को सैलरी दे रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे रूल्स को नहीं छोड़ूंगा, दिमाग के लिए ऐसे अपन जो 11 12 में करते हैं उसको बेस बनाऊं, तो इसके BNP में लेस हो जाएगा, बिजनेस का नॉर्मल खर्चा हो गया एक तरह से ये, और इसी भाई साहब के क्या होगा, सैलरी हेड में ऐड हो जाएगा। मतलब खुद के लिए इनकम और खुद के लिए एक्सपेंसेस। तो अब एक ही चीज को दो जगह दो हेड में अलग अलग एडजस्ट करने से क्या फायदा? मतलब BNP में लेस करके सैलरी हेड बनाऊं मैं, तो लोचे ही ना, और दूसरा इनकम टैक्स वाला बहुत छाड़ा है।
इनकम टैक्स वाले बहुत होशियार है, मतलब सिंपल ऐसे नहीं है ये कि चलो ठीक है ना, ऐसे उनको पता है कि यहाँ पे मैंने अगर बीएनपी में लेस करा, सैलरी में ऐड करा, तो कोई भी हाँ भर देगा, चलो हमारा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मानोगे आप लोग? क्योंकि सैलरी में आप लोगों को मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं हम लोग लास्ट में, टोटल सैलरी से 50,000 लेस कर देते हैं खड़े खड़े सीधे। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या सोचती है कि यार अगर हमने ऐसा किया, तो फॉर एग्जाम्पल समझो बीएनपी में आपने लेस कर दिए, बीएनपी में आपने लेस करे 1 लाख, बस सैलरी में ऐड कितने होंगे? 1 लाख 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स वालों को कितना नुकसान हुआ? सीधे 50,000 नुकसान हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, आपको केवल आपको मैनिपुलेट करने के लिए क्या बोला कि भाई क्या मतलब, आप अपने बिजनेस में लेस करोगे, खुद के बिजनेस में लेस करोगे और खुद की इनकम में ऐड करोगे, क्या फायदा? दो हेड, इससे आप लोग परेशान मत हो, ये खर्चा लेस करो ही मत। तो आपको क्या लगता है? हाँ ऐसे ही ना यार, इधर लेस करो फिर आप उधर ऐड करो, उधर अमाउंट परेशान होते हैं, नहीं करते हैं। पर किसी को ये लॉजिक समझ नहीं आता कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में नुकसान हो रहा है आपको। अगर आप यहाँ लेस करके यहाँ पे ऐड करो तो आपको 50 डिडक्शन मिलेगी। उसी तरह से अपन ये मानते, चलो ऐसा नहीं, अपन खर्चा चेंज कर लेते, अपन मानते हैं कि आप खुद को रेंट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेस है वो मेरा ही है, मैं खुद को रेंट पे कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस का खर्चा हो गया रेंट। तो बीएनपी में क्या होगा, और मेरे ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या हो जाएगा? तो इनकम टैक्स वाले क्या होते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, एक जगह लेस करो ना दूसरी जगह ऐड करो, क्यों परेशान हो रहे हो, अवॉइड करो। तो आपके हाथ दिमाग ये आता है कि हाँ यार सही बोल रही इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो फालतू इधर लेस करो उधर ऐड करो, झंझट पालो, उससे अच्छा तो मत करो। तो आप तो ये समझे, पर एक्चुअल में क्या है, अगर आप इधर लेस करके इधर, फॉर एग्जाम्पल आपने इधर लेस करा 1 लाख, तो इधर ऐड क्या करोगे? 1 लाख। और स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन लेगा? इसमें भी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में, कितने की? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो यार लेस तो होंगे 1 लाख, ऐड होंगे 70,000। तो इनकम टैक्स वाले दिमाग पहले लगा लेते हैं क्योंकि इन सबसे बचो, नहीं तो ऐसे तो हमारे टैक्स से नुकसान होता जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को क्या कर चुके हैं वो, एलिमिनेट ही कर चुके हैं। और दूसरा, हम लोग भी तो होशियार ही है, हम लोग कौन से डपोल है, अगर ये सब चीजें अलाउड होने लग जाती है, ये सब चीजें अलाउड, तो जहां मुझे खुद को सैलरी, खुद को रेंट देने लग जाते हैं हम लोग कम तोड़ना है, फायदा तो उठाएंगे हम भी। तो इसलिए इनकम टैक्स वालों ने क्या करा, जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको डिसअलाउड ही कर दिया। इसलिए अगर आप लोगों को याद हो, मैं तो क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, तो अगर कोई हाउस खुद के बिजनेस में काम में आता है तो हम उस हाउस की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अगर याद हो आप लोगों को, तो अगर कोई हाउस खुद के ही काम में आ रहा है तो हम उस हाउस की ही कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ना तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होगा और ना वो बीएनपी में लेस होगा, बात खत्म। तो अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, अब पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल मांगी जाए, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो देखो प्रोपराइटर की सैलरी, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग या सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, एलआईसी प्रीमियम, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टी सैलरी, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग किराया, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का किराया, एलआईसी प्रीमियम, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, या फिर कुल मिला के एनी एक्सपेंसेस
रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे एक और हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो खुद ही खुद को दे रहा है। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पर्सनल। पर्सनल है तो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस अलाउड। इसके बाद में कुल मिला के हाईलाइटेड पॉइंट है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपका। इतना याद रख लो कि भाई कोई भी एक्सपेंसेस जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड खुद ही खुद को दे रहा है, वो सारे सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है जो आपके नियरली हर क्वेश्चन में आता है, जो आपके नियरली हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर सेकंड, कैपिटल। ये तो आप ना जब से पढ़ना स्टार्ट किया ना कॉमर्स, तब से समझते हो कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब आप कोई भी एसेट वगैरह खरीद रहे हो, आप क्या परचेज कर रहे हो, कोई भी एसेट वगैरह खरीद रहे हो, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल। और अगर आपको 11th से याद हो अगर, तो फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग परचेज करी, तो कभी भी P&L में आपने बिल्डिंग परचेज नहीं लिखा है, आपने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। मतलब ये बात हम शुरू से ही समझ रहे हैं कि कभी भी कैपिटल एक्सपेंसेस तो P&L में आते ही नहीं है, हमेशा कौन से आते हैं, रेवेन्यू वाले। एक बात समझ में। तो all capital expenses like purchase of any asset is completely disallowed। ये completely क्या होते हैं, disallowed। कोई भी कैपिटल एसेट पर कोई भी एसेट परचेज करते हो तो उसके एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डिसअलाउड एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन लगानी एज पर इनकम टैक्स, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई रेट फिक्स अपने, और रेट आपको याद रखनी, कंपलसरी रेट्स आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे उस एसेट का पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट आएगा, उस एसेट का पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा, बस बात खत्म। उस एक पॉइंट की वजह से आपको पूरी रेट्स वगैरह सब याद रखनी है। तो ये तो बात हुई कैपिटल एक्सपेंसेस। तो हाईलाइटेड पॉइंट क्या क्या थे, कंप्लीटली डिसअलाउड एंड डेप्रिसिएशन अलाउड। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं हर एक के हाईलाइटेड पॉइंट मार्क कर रहा हूं ताकि आप कभी रिवीजन में बैठो या एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको सब कुछ रीड आउट करके जाना हो, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट फटाफट से, ये पॉइंट नाम पढ़ा, हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ा, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो पहला पर्सनल। तो प्रोप्राइटर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी, वो सारे डिसअलाउड होंगे, बट प्रोप्राइटर से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंसेस, कोई भी आप एसेट परचेज कर रहे हो हमेशा पूरे के पूरे डिसअलाउड और उन पे डेप्रिसिएशन अलाउड। अब आपको याद भी होना चाहिए एसेट कौन कौन सी होती है। अब यहाँ पे P&L के अंदर कौन सा लिखा हुआ था पता है, कोई ऐसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये सब लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ते पता चल जाता है। लिखा हुआ क्या आता है, पेटेंट परचेस्ड, नो हाउ परचेस्ड, समझ लो, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक ना करे। नो हाउ, पेटेंट, ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक ना करे। मशीन लिख दूं ना तो आपको इमीडिएटली, लैंड लिख दूं इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा। ठीक है, बट द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, क्या बोलते हैं इसको,
पेटेंट परचेज, तो स्ट्राइक नहीं करेगा एकदम से क्या चल रहा, फ्लो के अंदर पेटेंट परचेज आप अलाउड होकर जाओगे। जबकि आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में अपने डेप्रिसिएशन की रेट लिखी थी पेटेंट और नो हाउ पे 25%। तो पेटेंट और नो हाउ भी कैपिटल एसेट ही होती है, उनका परचेज भी डिसअलाउड होता है, उन पर कितनी डेप्रिसिएशन लगती है 25%। वही 4 अक्टूबर के पहले है तो फुल और 4 अक्टूबर के बाद तो हाफ। तो इस तरह से पॉइंट वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स नहीं आएंगे आपके कि एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट को नाम ऐसे तो मशीन दे दिया तो कोई बता सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम ऐसे देंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रखे, मतलब आप फ्लो के अंदर उसको गलत करके आओ। इसके बाद में नेक्स्ट रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व प्रोविजन क्या होता है? ये नॉलेज में आपने रिजर्व प्रोविजन खूब बनाए होंगे। लास्ट ईयर अपन सेकेंड में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उन्हें ट्रांसफर टू फलाना रिजर्व, वो एक चैप्टर था डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का, जिसके अंदर खूब एंट्री रहते हैं पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू फलाना चीज टू दिखनी चीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई एक्चुअल में खर्चा होता है कि देखो होता क्या है, एक इस बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूँ क्योंकि वो सबके याद होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पीबीडी, ये सबको याद होगा। इसका मतलब क्या होता था? इतने पैसे डेटर से डूब सकते हैं शायद। प्रोविजन बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ कि शायद डेटर से इतने पैसे मेरे डूब सकते हैं। डूबेंगे श्योर है क्या? डूब जाएंगे श्योर है क्या? ये नहीं, पर हमारे दिमाग में ये था हाँ यार शायद इतने पैसे डेटर से डूब सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि एक्चुअल में तो कुछ नहीं हुआ ना, एक्चुअल पैसे डूब गए क्या? चलो बैड डेब्ट्स होती है, पैसे डूब चुके मान लेता अलाउड है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डूब सकते हैं। ऐसा तो कोई बोल देगा कि भाई प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर नुकसान हो सकता है, अभी टैक्स क्यों दूंगा? अगर अलाउड करने लग जाए तो लोग कितने होशियार है, हाथों एक बार डाल देंगे प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, एक नई बिल्कुल नया रिजर्व। ये क्या है? अगर मैं अगले साल नुकसान हो गया तो अभी टैक्स भर दूंगा, अगले साल नुकसान हो गया तो हर कोई ये करेगा, हर साल ये बनाते जाएंगे रिजर्व। तो इनकम टैक्स वालों ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप एक्चुअल खर्चा करते हो, एक्चुअल में पेमेंट करते हो तो हम अलाउड करेंगे भैया। अगर आप कब एक्चुअल में खर्चा कर रहे हो तो मैं अलाउड कर रहा हूं, पर आप एक्चुअल में खर्चा ही नहीं कर रहे हो, आप तो क्या बता रहे हो हाँ शायद मैं करूंगा, शायद हो जाएगा, तो शायद की वजह से ढूंढना है। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा के लिए क्या कर दी? डिसअलाउड। बिना किसी भी डिटेल के इसको बिल्कुल एक ही वर्ड में बोल दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं रखा उनके पास। उनको भाई साहब मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज अलाउड होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई कोई भी प्रोविजन रिजर्व है, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है। अब जब एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ तो एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है इसका मतलब हम उसको अलाउड नहीं करेंगे। सिंपल लॉजिकल बात आई बात समझ में? भाई आप ऐसे तो लोग क्या करेंगे, खड़े खड़े 2 सेकंड के अंदर आदमी को 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस 1.5 लाख, रामायण खत्म, जीरो, अब ले लो टैक्स मेरे से, क्या लोगे? किसी ने बोला भाई किसी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, हाँ तो प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस या पीबीडी बना दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाल दिया, फलाना प्रोविजन डाल दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व भी एक तरह से वही होता है कि हम लोग फ्यूचर के लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेफ रखते हैं ताकि कभी नुकसान हो तो काम में आ गए। तो ऐसे सब लोग ऐसे करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू फलाना रिजर्व। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोविजन, सॉरी इसको क्या कर दिया है? डिसअलाउड, ताकि इन सब चीजों से हम लोग सेफ रहें। उसी तरह से चलो इसको फिनिश करते क्योंकि अगला अपन समझा नहीं पाऊंगा, लिखा ही पाऊंगा केवल। चलो ठीक है, फिनिश। अरे ये चैप्टर मतलब